इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 भारतीय इतिहास भाग 2, जिसका हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे, किसान, जमींदार और राज्य। ठीक है, इसमें कृषि समाज के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में लगभग 16वीं से 17वीं सदी तक के इर्द गिर्द में ही इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए बिना समय की बर्बादी करते हुए अपना अध्याय, अपना पाठ, अपना ये बुक शुरुआत करते हैं। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग गांव में रहते थे। छोटे खेतीहर और भूमिहर सम्राट दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे। चाहे छोटा खेतीहर हो, चाहे जमीनों का मालिक वाला जमींदार हो, तो सब खेती बाड़ी ही करते थे, बाकी कुछ नहीं उनका काम था। दोनों ही फसल के हिस्से के दावेदार थे। दोनों ही फसल के जितने भी हिस्सा होता था उसके दावेदार थे, और इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने थे। चाहे सहयोग प्रतियोगिता हो गई, चाहे उनके पास एक दूसरे के बीच में संघर्ष, ये सब के रिश्ते धीरे धीरे बनते थे, बिगड़ते थे, बदलाव होता था, नहीं होता था। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बना रहता था, चाहे बनता था। क्योंकि गांव में ताना बाना ना हो तो गांव कैसा, गांव में इधर उधर की बात ना हो तो गांव कैसा, गांव में शांति कम, हल्ला गुल्ला ना हो तो गांव कैसा। 500 रुपए के दिए गांव में मारपीट हो जा रहा है तो गांव तो बहुत बड़ा का हो गया कि नहीं। 500 रुपए, 50 रुपए के लिए किसी का कपार फोड़ दिया जाता है। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई थी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था मुगल राज्य था, जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें समझो कि बहुत ज्यादा पैसा उसमें खर्चा करता हो, तो आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जो था ना, वह कृषि उत्पादन से उगाता था, और कृषि उत्पादन से ही उसको मिलता था। राज्य के नुमाइंदे जो राज्य के लिए काम करते थे, राजस्व निर्धारित करने वाले, समझो आप राज्य के नुमाइंदे मतलब उसके द्वारा काम करने वाला वर्कर, राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले, ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। हमेशा वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो, और राज्य को उपज से, अपने राज्य में जो उपज होता है ना, तो राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए। चूंकि यहाँ पर आप देखोगे तो कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, लेकिन इसलिए व्यापार मुद्रा बाजार भी गांवों में घुस आए, और इससे खेती वाले इलाके शहर से जुड़ने लगे। अब गांव में भी बाजार आने लगे, तो गांव भी शहरों के बाजार से जुड़ने लगा धीरे धीरे। यहाँ पर आप बगल में तस्वीर देख रहे हुए एक ग्रामीण दृश्य है, जो 17वीं शताब्दी के एक मुगल चित्र का ब्यौरा है। मुगलों द्वारा बनवाया गया चित्र है, किस तरह खेती बाड़ी की जा रही है। जितना भी आपको ये कुआं के पीछे जो दिख रहा है, ये जंगल हुआ करता था। क्या ये जंगल है? उधर तालाब है, इधर से पानी निकालकर इस नाली के रास्ते हुए खेतों में पहुंचाया जा रहा है। इधर एक वो है, वो खींच रहा है, कुछ ना कुछ खींच ही रहा होगा, चाहे बाल्टी से पानी डाल रहा है। तो अनेकों प्रकार के काम होते थे, सबका अलग अलग काम होता था। ऐसा नहीं कि सब एक काम करने लगे। किसान और कृषि उत्पादन। खेतिहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी। खेतिहर समाज की बुनियादी इकाई गांव था। ठीक है, गांव थी जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वो तमाम काम करते थे जो उनको आता था, जिससे फसल की पैदावार होती थी, जैसा कि जमीन की जुताई, बीज बोना और फसल पकने पर उनकी कटाई। इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक होते थे जो कृषि आधारित थी, जैसा कि शक्कर, तेल इत्यादि। ये सब चीज पर आधारित था राज्य अपना, क्योंकि शक्कर, तेल इत्यादि मसाला, अन्य प्रकार के खाद्य सामग्री नहीं हो तो कोई भी राज्य नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर बात चली आती है तो, लेकिन सिर्फ मैदानी इलाके में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। मतलब यहाँ पर समझो कि मैदानी इलाके में बसे हुए किसानों की खेती ही भारत की खासियत नहीं थी। कई ऐसे क्षेत्र थे जिसके वजह से भारत और भी प्रसिद्ध हुआ था, जैसे कि सूखी जमीन के विशाल हिस्सों से पहाड़ियों वाले इलाके,
पहाड़ी वाले इलाके से ही भारत प्रसिद्ध था, जहां उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी, जैसे कि ज्यादा उपजाऊ जमीनों पर, जैसे कि आप समझो जिस तरह उपजाऊ जमीनों पर खेती हो सकती थी पहाड़ों पर नहीं होती थी। इसके अलावा भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा था, पूरा तरीके से जंगलों से घिरा था। जब हम कृषि समाज की बात करते हैं तब हमें इन भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना पड़ता है। इन सभी भौगोलिक विविधताओं का ख्याल हमें रखना ही पड़ता है। अब देखते हैं स्रोतों की तलाश, स्रोत सबूतों की तलाश कैसे की गई थी। चूंकि जितने भी किसान थे अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, उनको लिखना ही नहीं आता था तो लिखेंगे कहाँ से। इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। नतीजन 16वीं से 17वीं सदियों के कृषि जितने भी हुआ करते थे, 16वीं से 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। सब चीज मुगल दरबार के निगरानी में ही लिखा गया था, चाहे जो भी हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ हो। देखिए अध्याय 9 पढ़िएगा तो राजा और विभिन्न वृत्तांतों के बारे में यहाँ पर मालूम चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में एक था आयन अकबरी। आयन अकबरी के बारे में आप सब जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता दूं। आयन अकबरी में अकबर की जीवनी के बारे में लिखा गया, अकबर की पूरी जीवनी उसमें है, अकबर के राज्य के बारे में है, करीबन 5 से 6 भाग में है। आज तो बहुत सारा उसका पार्ट अलग अलग कर दिया गया है। संक्षेप में आयन, ठीक है, आइन देखिए अनुभाग 8 में। तो अनुभाग 8 जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें भी आइन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन उसको आयन अकबरी के नाम से हम लोग जानते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो उसी का नाम लेते हैं। जिस अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था, जिसको अकबर के दरबारी इतिहासकार का नाम था अबुल फजल, उसने ही लिखा था। खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य और ग्रामीण सतापोसों यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्ते के नियम के लिए जो तमाम राज्य जितने भी राज्य थे, जो तमाम राज्य ने किया, उसका उल्लेख लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। आयन अकबरी में आपको पूरा तरीके से अच्छे तरीके से लिखा गया है, क्योंकि उसमें अबुल फजल अकबर के अनुसार बोला गया हर बात को उसने लिख दिया, और जो उसने बोला उसने लिखा और सुना भी दिया उनको, अकबर को। तो बहुत सावधानी से लेखा जोखा करना पड़ता था। आयन अकबरी के लेखक के मुताबिक, अबुल फजल के मुताबिक देखा जाए तो मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। मुगल साम्राज्य का जो बादशाह था अकबर, उसके सामने किसी की औकात नहीं थी खड़ा होकर बगावत कर देवे। तो ये साफ नकार देता है कि उस समय ऐसे दावेदारी हुआ भी नहीं था। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो किसानों के बारे में जो कुछ हमें आयन अकबरी से पता चलता है, आयन अकबरी से जो हमें पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है, जैसे आप पूरा इलाके में ऊपर से लेकर नीचे वाले पैरा में आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखो, खुशकिस्मती से आयन अकबरी की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सबूतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए थे, और इनमें 17वीं और 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वो दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं कि सरकार कितना कमाता होगा। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लिया जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत के कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं कि पूर्वी भारत के कृषि संबंधित उपयोगी जमीन थी उसका इस्तेमाल कैसे हुआ,
वहां के उपयोगी वस्तुओं का इस्तेमाल कैसे हुआ, वहां के नदियों का इस्तेमाल कैसे हुआ, वहां के समुद्र का इस्तेमाल कैसे हुआ। ये सभी स्रोत जो है, इन सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं। ठीक है, और लगे हाथ ये स्रोत जो है, ये सबूत जो है, यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नजरिए से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसी न्याय की उम्मीद थी, राज्य से वो कैसे न्याय की उम्मीद करते थे। इन सब के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो इसी में आ जाता है किसान और उनकी जमीन। तो किसान ठीक है, अब उनकी जमीन, उनको जमीन था कि नहीं था, इसके बारे में यहाँ पर बात स्पष्ट होना बाकी है ना। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत के अंतर्गत देखा जाए, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत मतलब बहुत वचन रियाया, रियाया मतलब हमारी जनता, जनता या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे फारसी शब्द के अनुसार। साथ ही में देखा जाए, ऐसे रैयत ही बोलते थे, रैयत मतलब किसान, रियाया मतलब भी किसान, जनता अपनी। साथ ही में हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिले हैं यहाँ पर। और 17वीं सदी के स्रोत भी यहाँ पर देखो आप, 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, जैसे में खुद कासत मतलब खुद की जमीन वाला, और पाही कासत जो दूसरे के जमीन पर काम करता हो, तो पाही कासत। यहाँ पर आप समझना कि पहले किस्म के किसान वे थे, उन्हें गांव में रहते थे, वो क्या करते थे, गांव में रहते थे और जिनमें उनकी जमीन थी। दूसरे पाही कासत वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाही कासत बनते थे कि भैया हम दूसरे खेत में खटेंगे, थोड़ा पैसा मिल जाएगा, थोड़ा पेट वोट भरने के लिए कुछ माल मसाला मिल जाए तो ठीक है। मसलन यहाँ पर देखोगे तो अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले, अच्छा पैसा वहां से मिले, और मजबूरन भी यहाँ पर देख लेना, पहले का बात यहाँ पर आता है जो पाही कासत मतलब वहां पर हमको पैसा ज्यादा मिले, ठीक है। और होता है मजबूरन भी, मसलन में आ जाता है अकाल या भूखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से जूझने वाला किसान मजदूर भी जाकर दूसरे गांव में काम करता था। वहां पर पैसा ज्यादा मिलता हो तो, नहीं तो अपने गांव में अकाल पड़ गया होगा तब जाकर वहां पर काम करेगा। तो ये सब नियम बनाए गए थे, ये सब नियम मैंने नहीं बनाया, उन लोगों ने बनाया था। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़े बैल या दो हल से ज्यादा कुछ होता था। किसी भी किसान के पास मतलब औसत आम आदमी के बारे में बात हो जाए तो दो बैल और एक हल के अलावा, चाहे दो हल के अलावा कुछ ज्यादा नहीं होता था। हमारे गांव में बैल तो थे सबके घर में, लेकिन हेंगा खेत को जोतने के बाद जो उसको चलाया जाता है बराबर करने के लिए, वो हर किसी के पास नहीं मिलता था। हर किसी के घर में नहीं मिलता था, बहुत कम घर था जिसमें हर लोग रखते थे। और वो पैसा लेते थे 60 रुपए नहीं, 30 या 40 रुपए वो लोग एक कट्ठा का लेते थे जोतने के लिए। ज्यादातर के बात यहाँ पर कर देते हैं तो ज्यादातर के पास इससे भी कम थे, कुछ था ही नहीं। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी वे समृद्ध माने जाते थे, अमीर माने जाते थे। दूसरे तरफ की बात आ गई तो बंगाल में एक औसत किसान की जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी और 10 एकड़ जमीन वाले आसामी व्यक्ति, जो आसाम के इलाके में चले जाओ आप, तो जिसके पास 10 एकड़ जमीन होता था उस आसामी को अमीर समझा जाता था। जिसके पास 10 एकड़ जमीन वह अमीर समझा जाता था। इसी से मालूम चलो जिसके पास जितना खेत उतना अमीर। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थे। खेती जो था आदमियों के वजह से ही सिद्धांत पर टिका हुआ था, आदमियों के मेहनत के सिद्धांत पर टिका हुआ था। आज आदमी नहीं होना तो खेती बाड़ी ट्रैक्टर से भी किया जा सकता है, मशीनों से किया जा सकता है। एक आदमी पूरा खेत को एक दिन में जोत सकता है, 2 दिन लगेगा। 10 एकड़ जोतना है 2 दिन में जोत देगा वो ट्रैक्टर से, बड़ा वाला ट्रैक्टर हो तो।
और उसके बाद से बोने के लिए कुछ नहीं करना है जी। बोने के लिए तो कुछ टेंशन ही नहीं है। बोना है आपको, एक बार हर चला दो, हर चलाओ चाहे छोड़ो, एक तरफ बिया डाल दो, रोटरी लगा दो, रोटरी में वो मिलाते जाएगा, आपको पूरा फसल तैयार हो, मतलब खेत तैयार हो जाएगा आपका तुरंत। तो इस तरह के मशीन तो अब चलते ही हैं। आपके गांव में भी रोटरी मशीन तो होगा ही, जो आपको जोतने के काम से हेंगाने तक सब काम करता है। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत होता था हर किसी का, उसी के सिद्धांत पर टिकता भी था। किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की हो, वैसे ही खेत को भी बेचा और खरीदा जा सकता है। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण जो है 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता था। 17वीं सदी पर जो लागू होता था उसके बारे में अब देखिए। हल जोतने वाले खेतीहर, मतलब जिसका काम था खेतों को जोतना, ठीक है, तो वह खेतीहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट, कांटे से पहचान के लिए निशान लगाते थे कि भैया किसका जमीन कितना कितना है। इसलिए आप गांव में जाओगे तो जमीन के कोना कोना पर आपको झूर का पेड़ मिलेगा, ईटा मिलेगा, कांटा का पेड़ मिलेगा, अनेकों प्रकार के पेड़ वहां पर देखने को मिल जाते थे कि यहां से मेरा जमीन है। और जमीन एक ऐसे हजारों टुकड़े, जमीन का देख लो आप, जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। आप किसी भी गांव में चले जाओ तो हजारों टुकड़े आपको देखने को मिलेगा, जहां पर हर खेत के बीच में एक झूर लगा दिया गया है कि यहां से हमारा खेत चालू होता है, तुम्हारा नहीं। तो यही सब कारण है जिसकी वजह से सब कोई अपने अपने इलाके में टिका हुआ है। अब पढ़ो, किसान बस्तियों का बसना और उजरना कैसे होता था। यह हिंदुस्तान कृषि समाज की एक खासियत थी कि इस खासियत ने मुगल शासक बाबर की तेज निगाहों को इतना चौंकाया कि उसने इसे अपने स्मरण बाबरनामा में नोट किया। और स्मरण उनका किताब जो था बाबरनामा, उसमें इसके बारे में बताया गया है। और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव, बस्तियां जहां पर अपने आप कुछ दिन समय के लिए लगा कर रहो, चाहे गांव मतलब परमानेंट वहां पर रहो। दरअसल शहर एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाता था और बस भी जाता था। वर्षा समय समझ लो कि यहाँ पर वर्षों लिखा गया है, तो वर्षों से आबाद किसी बड़े शहर के बासिंदे, मतलब रहने वाले उस शहर में, उसे छोड़कर चले जाते हैं तो वे यह काम कुछ इस तरीके से करते हैं कि 1.5 दिनों के अंदर, कितना, 1.5 दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान वहां से मिट जाता है, पूरे तरीके से मिट जाता है। और दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी सारी फसलें, जितने भी फसल थे उनके, सारी फसलें बारिश के पानी में उगती हैं। और चूंकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है, हिंदुस्तान का मतलब आबादी कितना है, बेशुमार है, जिसको गिना नहीं जा सकता, लोग उमड़ते चले आते हैं। वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं, सब लोग आ जाएंगे, एक सरोवर एक कुआं बना लेंगे और उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की भी जरूरत नहीं होती थी। खस मतलब खर, तो खर की घास बहुतायत में पाई जाती थी भारत में, और जंगल अपार है, झोपड़ियां बनाई जाती है और एक गांव या शहर खड़ा हो जाता था। तो 1 से 2 दिन के अंदर में एक गांव हो चाहे शहर हो, उतना बड़ा इलाका को ये लोग छाप कर रहने लगते थे। सिंचाई और तकनीकों के बारे में यहाँ पर देखिए कि उस समय सिंचाई का इस्तेमाल लोग कैसे करते थे। जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से ही कृषि का लगातार विस्तार होते गया। कृषि समाज, खेती बाड़ी समाज बहुत तेजी से फैलता फूलता गया और पूरा बढ़िया तरीके से फला भी, और फला फूला तो ही तो आगे बढ़ा ना। चूंकि यहाँ पर देखो तो खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, खेती का प्राथमिक उद्देश्य जो था लोगों का पेट भरना था, इसलिए रोजमर्रा के खाने की जरूरत जैसे चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि
फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती थी। जिन इलाकों में प्रति वर्ष 40 इंच या उससे ज्यादा बारिश होती थी, वहां कमोवेश चावल की खेती होती थी। जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां पर चावल की खेती की जाती थी। और कामतर की बात कर ले, और कामतर जहां पर कम बारिश हो, कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूं और जवार बाजरे की खेती की जाती थी, और यही प्रचलित था उस इलाके में। कम खेती तो गेहूं और जवार बाजरा, और आप जहां ज्यादा खेती हो वहां पर चावल। तो 40 प्रकार के चावल, आज से 400 वर्ष पहले 40 प्रकार के चावल बोए जाते थे बंगाल में, केवल बंगाल में और तमिलनाडु के इलाके में। हैदराबाद आप बोल सकते हो, पूरा आंध्र प्रदेश का इलाका। आप यहाँ पर देखो, मानसून जो था भारतीय कृषि की रीढ़ का हड्डी था, और उसी मानसून की वजह से ही भारत टिका हुआ था, जैसा कि आज भी है। लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थीं जिनके लिए अतिरिक्त पानी की जरूरत थी। इसके लिए सिंचाई की कृत्रिम उपाय बनाना पड़ता था, क्योंकि ये जरूरी था। जैसे में आप यहाँ पर आ जाएगा गन्ना के खेती के लिए पानी चाहिए, हमेशा पानी चाहिए। गन्ना, ढोइचा, पटुआ, ये सब के लिए पानी चाहिए। यहाँ पर देख लो आप, तो सिंचाई कार्य को राज्य की मदद भी मिलती थी, कि राज्य के द्वारा आपको मदद किया जाएगा सिंचाई करने के लिए। मसलन यहाँ पर आ जाता है कि उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरों और नाले खुदवाए थे, और कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई। जैसे कि शाहजहां के शासन काल के दौरान पंजाब में शाहजहां का सब शासन काल था, तो उस समय पंजाब में शाह नहर को खुदवाया गया था। आप पंजाब के शाह नहर के बारे में जानते हो। वहां पर डैम बनाया गया, डैम के वजह से वहां से नहर लाया गया, और वो नहर इतना विशाल है, एक नदी जैसा आपको लगेगा, इतना बड़ा नहर है वो। आपको उधर के लड़के दिख जाएंगे कभी कभी स्टंट करते हुए ना, कि नहर में वो बहते आ रहे हैं, तो वो सब नहर उधर ही है। उसके ऊपर पहले ये जान लेते हैं खेती की प्रक्रिया, तब नीचे चलते हैं। तो पेड़ों और खेतों की सिंचाई कैसे होती थी ये जानो। यह बाबरनामा से लिया गया एक अंश है, जो सिंचाई के उन उपकरणों के बारे में हमें बताता है जो इस बादशाह ने उत्तर भारत में देखे थे, उसको यहाँ पर लिखवाया है। हिंदुस्तान के मुल्क का ज्यादातर हिस्सा जो था मैदानी जमीन पर बसा हुआ था। हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक जमीन की बहुतायत है, लेकिन कहीं भी बहते पानी का इंतजाम नहीं। वे इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शरद ऋतु की बात कर ले तो शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती थी, बोना भी नहीं पड़ता था, वो अपने आप पैदा हो जाती थी। और ये हैरानी की बात है कि वसंत ऋतु की फसलें जितने भी है ना, वसंत ठंडा मौसम का, तो वसंत ऋतु की फसलें तो अब भी पैदा हो जाती है, वो तब भी पैदा हो जाती है जब बारिश बिल्कुल नहीं होती है। क्योंकि बसंत ऋतु में मौसम इतना ठंडा होता है कि उस समय पानी पटाने की जरूरत कम पड़ती है। फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियों या रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता था। रहट का चित्र मैं आपको नीचे दिखाता हूं। यहाँ पर देखो, लाहौर, दीपालपुर दोनों ही आज पाकिस्तान में हैं, और ऐसे दूसरे जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते थे। आप नीचे तस्वीर देखोगे तो आपको रहट का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। आप रहट को नहीं देखे हो तो आप नीचे रहट को देख सकते हो। इसके बारे में यहाँ पर ऊपर बताया जाएगा कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता था। आप ये देख सकते हो, यहाँ से एक रॉड आया है, मतलब एक लोहा का, जो यहाँ तक चला है। ये नचता है, ये चारों तरफ नचेगा तो ये नचेगा, ठीक है। ये नचेगा तो ये नचेगा, ये नचेगा तो ये बाल्टी नीचे जाएगा, और फिर नीचे से इस तरह ऊपर आएगा, और ऊपर लाते लाते यहाँ पर पानी गिरा देगा, और यहाँ से पानी आपको सीधा इधर खेतों में चला जाएगा। तो इस तरह रहट का संरचना बनता था। तो आप देखना यहाँ पर रहट का इस्तेमाल ये लोग किस तरह बताते हैं। वे रस्सी के 2 गोलाकार फंदे बनाते हैं जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं, और इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वे
लकड़ी के गुट को, मतलब पूरा लकड़ी पर जिस पर वो मटका बांधा जाता था, तो गुट को और घरों से बंधी इन रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों से लटकाए जाते थे। पहिया ऊपर जो लटका हुआ है ना, देखो सामने आप, तो इन पहियों से लटकाए जाते थे नीचे, और इसी के वजह से पानी ऊपर चले आते थे। ये जो पहिया ऊपर से घूमकर यहाँ से घूम गया है, इसी के सहारे ये सारा मटका गुटका के अनुसार चलता पड़ता था। ठीक है, तब पहिए की धुरी पर एक और पहिया होता था। पहिए की धुरी मतलब यहाँ पर एक और पहिया हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, तो एक और पहिया होता था, और इस अंतिम पहिया को बैल के जरिए घुमाया जाता था। बैल दिख रहा है, उसके जरिए घुमाया जाता था, और इस पहिए के दांत, इसके सामने तो यहाँ पर चक्कर देखो, यहाँ पर दांत फंस जाते थे ना, तो इस पहिए के दांत एक दूसरे से फंसा दिए जाते थे। इसको पहिए के दांतों को जकड़ लेते थे एक दूसरे के, और इस तरह घरों वाली पहिया जो था घूमने लगता था। जिसमें घड़ा बांधा जा रहा है वो पहिया घूमने लगता था, और घरों से जहां पानी गिरता है, सामने देखो यहाँ पर पानी गिर रहा है, यहाँ पर पानी गिरता है, वहां एक संकरा नाला, एक पतला नाला यहाँ पर खोद दिया जाता था, और इस तरीके से हर जगह पानी पहुंचाया जाता है। आगे देखो, आगरा, चंदावर और बयान आज के उत्तर प्रदेश में वे ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाग बाल्टियों से सिंचाई करते हैं। आज भी लोग बाग बाल्टियों से सिंचाई करते हैं, जिसको रहट बोला जाता है। यहाँ पर देखो, कुएं के किनारे पर वे लकड़ी के कन्ने गाड़ देते हैं। लकड़ी के कन्ने यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर राहट में है, ऐसे गाड़ देते हैं, और चारों तरफ से बैल को बांधकर चलाया जाता है। और इन कन्नों के बीच में एक बेलन टिका होता है। देखो सामने से एक बेलन सीधा लाइन गया है, चाहे यहाँ से वो बैल के अंदर गया है, तो यहाँ पर चला जा रहा है। और एक बड़ी बाल्टी से रस्सी बांधते हैं, और रस्सी को बेलन पर लपेटते हैं, और इसी के सहारे, वो बैलों के सहारे उसको बांध देंगे। और एक सख्त, और एक यहाँ पर शख्स है, एक आदमी उसके पीछे रहता था। एक शख्स को बैल हाँकना पड़ता है, और दूसरा बाल्टी से पानी निकालता है। तो इस तरीके का भी यहाँ पर हमारे पास व्यवस्थाएं थी, जिसके वजह से हम अनेकों प्रकार के यंत्र तंत्र का इस्तेमाल कर सकते थे। आपको मैं जस्ट अभी गूगल पर सर्च करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर रहट का दृश्य देख सकते हो। देखो रहट किस तरीके से चलता था। यहाँ पर रहट है, जो यहाँ पर बाल्टी के अनुसार इसमें पानी गिर रहा है, यहाँ से पानी यहाँ पर आ रहा है, और ये पानी खेतों में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी ये भी रहट है एक तरीके से, इसको भी कुछ अनेकों अलग अलग प्रकार से चलाया जाता था। समझो कि 200 साल पहले इस तरह कुएं से पानी निकालते थे। यहाँ पर साफ साफ लिखा भी जा रहा है। आप YouTube पर भी बहुत सारे कुआं के बारे में देखोगे तो वहाँ पर ऐसा मालूम चलेगा, और यही रहट के बारे में हमारे किताब में बताया जा रहा है। लेकिन बैल से हाँका जाता है इसको, और प्रक्रिया जो थी ज़्यादा टफ नहीं था, आसान ही था, इतना मुश्किल भरा कार्य नहीं था ये सब। और ये देख लो आपको पुराना कुआं वाला बात हो जाए तो ये देख लो आप। मैं एक बेलन नुमा कार्य के बारे में बता रहा था, तो यही बेलन नुमा कार्य जो है, देखो इस पर रस्सी इस पर अटक रहा है, एक इधर ऊंट के सहारे से खींचा जा रहा है, जिसके पास बैल होगा बैल के सहारे से खींचेगा। तो अनेकों प्रकार के अलग अलग कार्य होते थे, उसके अनुसार से कोई ना कोई अपना काम कर लेता था। और ऐसा ही प्रकार था जो अभी आपने देखा क्रोम पे, नेट पर देखा, और उसके बाद जो बुक में देख रहे हो, इसी प्रकार का रहट का इस्तेमाल करके लोग खेती बाड़ी पहले के ज़माने में किया करते थे। अब चलिए नीचे देखते हैं। वैसे तो खेती जो था मेहनत कश काम था, बहुत मेहनत वाला काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशुबल पर आधारित होती थी। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्के हल का दिया जाता है। लकड़ी का एक हल्का हल जिससे खेत जोता जाता था, उसका उदाहरण दिया जा रहा है, जिसको एक छोर पर लोहे की नुकीली धार, एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल, उसको धार बोलो या फाल बोलो, तो दोनों बोलते थे। हर बोलता था तो फाल उसको नाम था, तो उसको हर बोलो या फाल बोलो, तो लगाकर आसानी से बनाया जा सकता था। और ऐसे
हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे। ऐसा हल जो था मिट्टी को बहुत गहरा नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी के महीने में नमी बची रहती थी। और गहरा नहीं खोदेगा तो गर्मी के महीने में नमी बना रहेगा, नमी बना रहेगा, ज्यादा पानी नहीं पटाना पड़ेगा। बैलों के जोड़े, बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले सबसे बढ़िया तकनीक था ये। तो बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बड़मे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था। यहाँ पर बड़मे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था। बड़मा कैसे होता था? हर जैसा ही होगा, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा चीज होता था जिसमें आप बिया डाल दो, वो धीरे धीरे ठोपे ठोप ठोपे ठोप गिरते रहेगा, और उसके अनुसार बाद में हेंगा करवा दो, हो गया, बोने का टेंशन खत्म। जोतो बोओ एक के साथ। मिट्टी की गुड़ाई, मिट्टी की गुड़ाई साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मुठ वाले लोहे के पतले धार काम में लिए जाते थे। यहाँ पर देखो कि मिट्टी को बराबर करने के लिए उसमें साफ करने के लिए जाली नुमा एक कांटा होता था, तो कांटा से सब साफ करते थे लोग घास। हम अपने नलिहाल जाते थे ममहर, नाना के घर, मामा के घर, तो वहां पर हमें उसको चलाने में बहुत मजा आता था। हम लोग वही चलाते थे ज्यादा से ज्यादा। और ये जो लोहे का पतला मुठ वाला बात आता है, तो ये पतला हेंगा का जैसा होता था, जिसके खेत बराबर करने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। पीट पीट कर जो नहीं फूटता था ना, उसको पीट पीट कर बराबर करने का काम था। उसको बैल से भी घिंच लिए जाते थे, तो सारा मिट्टी फूट फाट कर बराबर हो जाएगा, एकदम समतल हो जाएगा। तो इस प्रकार से खेती किया जाता था। अब यहाँ पर लास्ट की बात है तो तंबाकू के बारे में मैं बता दूं, जो भारत में सबसे ज्यादा धड़ल्ले से बिकाने वाला ये नशा है तंबाकू। तो तंबाकू का प्रसार, यह पौधा सबसे पहले ढक्कन पहुंचा, ढक्कन मतलब तेलंगाना के इलाके में पहुंचा, और वहां से 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। आईएनए अकबरी उत्तर भारत के फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है, मतलब उस समय तंबाकू नहीं चलता था। अकबर और उसके अभिजातों ने और उसका बेटा जो शाहजहां था वो भी रोक लगाया था। 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा गया था, और तंबाकू के पौधे से अफीम निकाला जाता है। और ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान मतलब हुक्के और चिल्लम के रूप में उसको करना चालू हो गया। तंबाकू का इस्तेमाल हुक्के और चिल्लम के रास्ते लोग करने लगे, और इसकी लत जोर पकड़ लिया और हर किसी को लत लग गया। और यहाँ पर जहांगीर की बात आ जाती है, तो जहांगीर को एक बार अकबर ने बहुत थूरा था, पीटा था उनको, अफीम खाते हुए पकड़ लिया था, तो इसीलिए उस दिन से अफीम छुड़वाया गया उनको। तंबाकू जो भी खाते थे उनको छुड़वाया गया, और उसी की वजह से ये नफरत करते थे तंबाकू और अफीम से, और कोई भी नशा से। मदिरा पीते थे क्योंकि अकबर के साथ रहकर ही वो पीना चालू किए थे। अकबर बोलते थे कि अब बेटा दोस्त बन गया, मित्र है तो पियो, लेकिन थोड़ा, ज्यादा नहीं। यहाँ पर जहांगीर की बात आ जाती है, तो जहांगीर इस बुरी आदत के फैसले से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। यह पाबंदी पूरी तरीके से बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तु के रूप में एक था। 17वीं शताब्दी आते आते, क्योंकि 17वीं शताब्दी में सब लोग का दिमाग भ्रष्ट हो गया था, खराब हो गया था, तो 17वीं सदी के अंत में आते आते तंबाकू पूरे भारत में फैल चुका था। पूरे भारत में तंबाकू की खेती की जाती थी, तंबाकू का व्यापार होता था, उसका उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था। लोग हुक्का में, चिल्लम में खैनी बनाकर अनेकों प्रकार से उसका इस्तेमाल करते थे। पान में भी उसका इस्तेमाल शायद नहीं किया जाता था, लेकिन बाकी चीजों में उसका इस्तेमाल होता था। उसको रोक पाना सरकार उस समय के जहांगीर के लिए ये नामुमकिन सा साबित हुआ, और उसने छोड़ दिया। मरने वाले को कोई दिक्कत नहीं है मरने से, तो राजा किस चीज के टेंशन करेगा, मरो तुम सब, कोई दिक्कत नहीं है उसे। तो अब यहाँ पर भी देख लो कि कृषि की समृद्धि और आबादी की बढ़ोतरी, ये नीचे वाले टॉपिक के अनुसार बताना, इसलिए आपको अगले भाग में बताएंगे, ठीक है।
आपको कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे।